नमस्कार दोस्तों, पिछले 10 सालों में कई ऐसे वादे हैं सरकार द्वारा जो पूरे हुए, जिसके कारण कई तरह के सामाजिक बदलाव भी हुए हैं। लेकिन कई ऐसे वादे हैं जो कहीं पीछे रह गए हैं। अगर वो पूरे हो जाते तो इस देश के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड और धीरे धीरे बढ़ने लगती उनकी इनकम। तो खोलेंगे आज हम इन्हीं में से 5 वादों के ऊपर से पर्दा और साथ ही साथ जानेंगे क्या ये विफल वादे मोदी सरकार को इस साल सत्ता से बेदखल कर देगी। हर टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। ये मोदी की गारंटी है। रखना है सरकारी कामकाजों का ताजा अपडेट तो करे दैनिक आर्वत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है। लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलती है, तभी तो एक बड़े बदलाव के लिए हम आपके स्क्रीन पर पहुंच पाते हैं। हम अपने इस वीडियो के जरिए सरकार का कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम फैक्ट्स पे बात करेंगे और फैक्ट्स ही आपके सामने लाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सरकार क्यों चुनते हैं हम। एक्चुअली सरकार हम नहीं चुनते हैं, हम तो पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। ऑब्वियसली इलेक्शन के जरिए ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव सरकार को चुनते हैं, यानी सरकार बनाते हैं। सरकार का मूलभूत क्या काम होता है? वैसे तो सरकार कई काम करती है, लेकिन जो बेसिक वर्क होता है सरकार का वो होता है 2। एक पॉलिसी या बिल बनाना और दूसरा होता है लाभकारी स्कीम को फ्रेम करना, जिससे समाज में बराबरी आ सके। लाभकारी स्कीम उनके लिए होता है जो गरीब तबके के होते हैं या जो समाज में निचले तबके के लोग होते हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये स्कीम लाई जाती है, ताकि अमीर और गरीब दोनों बराबर से खुशी खुशी इस देश में अच्छे से जीवन व्यापन कर सके। और जो पार्टी इन 2 बातों पर खरी उतरती है उन्हीं को सत्ता में वापस आने का अधिकार होना चाहिए। इन 2 बातों पर खरी उतरने के लिए पार्टियां क्या करती हैं? अपने अपने मैनिफेस्टो के जरिए आपके सामने कई तरह के वादे कर देते हैं, और कुछ सरकार इन्हीं वादों को पूरा करने में सफल हो जाती है और कुछ वादों को पूरा करने में विफल हो जाती है। तो आज उन्हीं विफल वादों में से 5 वादे हम निकालेंगे मोदी सरकार के, और इसलिए निकालेंगे क्योंकि आने वाले इलेक्शन में ये वादे काफी महत्व रखती हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के अन्नदाता के बारे में, क्योंकि बीजेपी सरकार सब इन्हीं वादों के साथ सत्ता में आई थी कि वो किसानों की आय इस बार दुगनी कर देंगे, और इसी क्रम में उन्होंने वर्ष 2020 में किसान बिल लाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्हीं 3 फेमस बिल के बारे में जिसके खिलाफ किसानों ने 2020 में बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें से पहला था फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, दूसरा था फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, और तीसरा बिल क्या था? तीसरा बिल था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इन तीनों बिल का विरोध करते हुए वर्ष 2021 में किसानों ने मोदी सरकार को पीछे ढकेल दिया और मोदी सरकार ये बिल वापस ले ली। अगर यूं कहा जाए कि मोदी सरकार किसानों को इन तीनों बिल की खूबियां बताने में या समझाने में विफल रही तो वो गलत नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी विफलता थी मोदी सरकार की, क्योंकि इस देश का अन्नदाता होता है किसान। हर सरकार सबसे पहले किसानों को ही लुभाती है, और इस बार तो किसानों के खिलाफ ही बिल ले आए उठे। कुछ दिन पहले फिर से किसानों ने आंदोलन कर दिया। दरअसल किसानों का की 3 और बड़ी मांग आ चुकी है मार्केट में। पहला मांग तो ये है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, वो भी सभी फसलों पे, जो हमें लगता है पॉसिबल नहीं है, किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है, कांग्रेस सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। उन फसलों पे एमएसपी दी जाएगी जिसकी पैदावार शायद कम होती हो, या फिर जिसकी पैदावार बढ़ाई जा सके, या जिसकी पैदावार से किसानों को घाटा होता हो, उसी पर एमएसपी देना चाहिए भारत सरकार। आजकल किसानों के कुछ नेता जो भारत के एक खास भाग से बिलोंग करते हैं, वो एक मांग कर रहे हैं कि भारत को WTO से हट जाना चाहिए और फ्री ट्रेड भी बंद कर देना चाहिए। भाई साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये मांग पॉसिबल नहीं है कि अगर हम WTO से हट जाएंगे तो बाकी ट्रेड हम कैसे करेंगे? तो ये मांग आपका पूरा नहीं हो सकता। अब आते हैं तीसरी मांग। तीसरी मांग कुछ जायज भी लगती है। क्यों जायज लगती है? क्योंकि तीसरी मांग है लैंड एक्विजिशन बिल 2013 को यथास्थिति में लागू किया जाए। लैंड एक्विजिशन बिल तो 2013 है क्या आखिर? लैंड एक्विजिशन 2013 में ये कहा गया है कि अगर किसानों की जमीन किसी भी कारणवश सरकार द्वारा एक्वायर किया जाए या किसी भी निजी कंपनी द्वारा एक्वायर किया जाए, तो उस पर उन्हें कलेक्टर रेट से 4 गुना अधिक रेट मुआवजा के रूप में दिया जाए। ये कलेक्टर रेट होता क्या है? कलेक्टर रेट होता है कि जब किसानों की जमीन एक्वायर किया जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट पर, उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर एक रेट तय करता है कि मिनिमम इस जमीन का ये रेट मिलना चाहिए किसानों को, तो उस रेट से 4 गुना अधिक देना है। इस बिल में ऐसा प्रावधान है।
दूसरी सबसे बड़ी विफलता है जिसके बारे में आजकल सरकार से भी कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। हम बात कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी जो 2016 में आई थी। और इसे लाया क्यों गया था? अगर सरकार की माने तो इसे दो बातों के लिए लाया गया था। सबसे पहला बात, इस देश में टेरर फंडिंग रोका जा सके ताकि टेररिज्म एक्ट इस देश में जीरो किया जा सके। लेकिन भाई साहब, पुलवामा और उरी अटैक्स तो नोटबंदी के बाद ही हुई थी। अगर टेरर फंडिंग रुक गई होती नोटबंदी से तो ये अटैक्स नहीं होते। हालांकि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आतंकियों को सबसे बड़ा जवाब दिया था उरी और पुलवामा के बाद, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर तो उसके लिए मोदी जी को 100 में 100। अब बात करते हैं दूसरा कारण जिसके लिए नोटबंदी की गई थी। इस देश में करप्शन बहुत ज्यादा है और लोगों के पास काला धन भरा पड़ा है। तो नोटबंदी का सबसे बड़ा रीजन यही दिया गया था कि नोटबंदी होने से काला धन बर्बाद हो जाएगा लोगों का। लेकिन हुआ इसके उलट। काला धन कहां से बर्बाद होता? उल्टा जितने भी नोट सर्कुलेशन में बंद किए गए थे वो सारे नोट बदलकर वापस आ गए। ये हमारा नोट डेटा नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डेटा है जिसके तहत 99% नोट वापस आ चुके थे मनी सर्कुलेशन में। इसका मतलब सारे के सारे धन कुबेर अपने सारे काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए। और उसका सबूत आज भी दिखता। आज ईडी देश के कई इलाके में छापे मार रही है और उससे नए वाले नोट बरामद हो रहे हैं इन धन कुबेरों। चुनावी वादों में सबसे बड़ा वादा था 2 करोड़ नौकरी सालाना देना, लेकिन ये वादे लगता है पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि सालाना तो छोड़िए, पिछले 10 साल में भी 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाई है मोदी सरकार। अब बात करते हैं, 2 तरह की नौकरियां होती है, एक प्राइवेट, एक गवर्नमेंट नौकरियां यानी सरकारी नौकरी। प्राइवेट नौकरियों में तो ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों का ही हाल वैसे ही बुरा है, क्योंकि भारत में निवेश तो हुआ है, बहुत सारी कंपनियां निवेश की हैं, लेकिन रोजगार नहीं दी है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में रोजगार के लिए स्पेशल स्किल्ड की जरूरत होती है। तो वो स्पेशल स्किल कहाँ से मिलेगा? या तो इंजीनियरिंग कॉलेज से या तो कोई छोटे मोटे टेक्निकल कॉलेज से। टेक्निकल कोर्सेज होना चाहिए एक कैंडिडेट के पास, तभी उन्हें प्राइवेट नौकरी मिलेगी। और सभी तरह के इंजीनियरिंग कोर्सेज का नौकरी भारत में नहीं है, क्योंकि सभी तरह की इंडस्ट्रीज भारत में नहीं। तो जो लिमिटेड इंडस्ट्री भारत में खुली है वही लोग थोड़े बहुत रोजगार दे पाते हैं। और भारत में एजुकेशन लेवल ऐसा है कि इंजीनियरिंग में बहुत कम लोग ही एडमिशन ले पाते हैं। ज्यादातर लोग तो ह्यूमैनिटी साइंस या सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनके लिए तो मोदी सरकार ने रोजगार दिया ही नहीं। तो अब आप बोलिएगा कि प्राइवेट सेक्टर में मोदी सरकार कैसे रोजगार दे? प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दे सकती है नॉन टेक्निकल कोर्सेज को भी। कैसे? जैसे रतन टाटा की कंपनी टाटा स्टील करती है जमशेदपुर में। अगर आप 12वीं पास है 60% से, तो आप टाटा स्टील में अप्लाई कर सकते हैं एज ए अप्रेंटिस। जैसे ही आप एज ए अप्रेंटिस अप्लाई करते हैं तो टाटा ग्रुप एक एग्जाम लेती है। वो एग्जाम पास करने के बाद टाटा एक अप्रेंटिस कोर्स कराती है, यानी बाकायदा ट्रेनिंग देती है टेक्निकल बातों का। ट्रेनिंग देने के बाद अपनी ही कंपनी में जॉब दे देती है। तो टाटा का अनुसरण करते हुए अगर भारत सरकार ये बात मैंडेटरी कर दे हर एक कंपनियों की, तो सोचिए टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, सबको मिल पाएगा जॉब। आते हैं सरकारी नौकरियों पे। सरकारी नौकरी सरकार 3 तरीके से दे सकती है। एक डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जॉब्स, दूसरा पब्लिक सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विसेज जॉब, तीसरा होता है पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाला जॉब। तो पहले आते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जॉब। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जॉब मतलब वो डिपार्टमेंट जैसे आपका CISF हो गया, CRPF हो गया, या फिर इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, या फिर सचिवालय में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स का जॉब हो, जिसको SSC, रेलवे और UPSC लेती, यानी IAS का। अब IAS की बात क्या हूं तो मैं बता ही देता हूं। पहले मोदी सरकार से पहले UPSC में 1000 से ऊपर यानी 1200-1300 वैकेंसीज आती थी। अब वो घटकर 700-800 हो गई है। तो वहां तो जॉब में कटौती हुई है। इतना ही नहीं, अगर आप SSC का देखो तो ग्रुप C, D और B नीचे लेवल के जॉब होते हैं, SSC निकालती है। उस जॉब पहले कुल मिला के 50,000 से 1 लाख वैकेंसीज आती थी। अब कुल मिला के सिर्फ 10,000 आती है, वो भी घीस तीस के 10,000 जाती है। इस साल 10,000 गई है, नहीं तो 10,000 से भी कम वैकेंसीज आती हैं। यानी सरकारी विभागों में लगातार वैकेंसीज कम हुई हैं। जहां तक बात रेलवे की जाए तो इसमें वैकेंसीज ठीक है, 1 लाख वैकेंसी आती तो जरूर है, लेकिन पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो कब आई थी? वर्ष 2019 में आई थी। अभी चल रहा है 2024, 5 साल में एक वैकेंसी आ रहे हैं, वो भी 1 लाख का। तो भाई इतना डिले करोगे तो जॉब तो मिलेगा नहीं। अब 2019 में जिनकी एज आखिरी थी 32 और वो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और पास नहीं कर पाए, वो अगर अभी तो उनकी एज 5 साल जोड़ लो 37 हो गई,
उनको तो अगर अभी रिक्रूटमेंट आ जाए रेलवे के तो उनको तो जॉब मिलेगा ही नहीं। तो सरकारी नौकरी का तो यही हाल है। अब आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, मतलब पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी बैंक या फिर किसी तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक या इंश्योरेंस, जो सरकारी बैंक। तो सरकारी बैंक का बहाली के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा, हम डाल देंगे यहाँ पर। तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि वहाँ भी वैकेंसीज कैसे कम हुई है और वहाँ के एग्जामिनेशन बोर्ड कैसे स्टूडेंट से पैसा कमाते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं तीसरा, यानी पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जॉब। पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जॉब का तो हाल प्राइवेट सेक्टर वाला जैसा ही है, वहाँ भी हाईली स्किल्ड जॉब चाहिए। तो भैया सरकार, जब आप प्राइवेट सेक्टर को टाटा वाला स्कीम नॉन स्किल वर्कर को हायर करो, उसको स्किल्ड बनाओ यानी अप्रेंटिस के थ्रू, उसके बाद उनको जॉब दे दो उसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में। इतने सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जैसे सेल है, भेल है, गेल है, दुनिया भर का, ओएनजीसी। अभी हाल में 3 पब्लिक सेक्टर रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर खुला है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन, उसी तरह एक और खुला है RRTS जो दिल्ली में है। तो ये 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट आपने खोला है, लेकिन इनमें बहालियां नहीं हुई है। इनमें आप डेपुटेशन से लोग उठा के ला रहे हैं, यानी रेलवे में कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको उठा के इनमें डाल दे रहे हैं। यार नई बहाली ला दीजिए आप। अगर नई बहाली लाओगे तो नए लोग आएंगे सिस्टम में, रोजगार बढ़ेगा। आपका जो 2 करोड़ का वादा था, 2 करोड़ सालाना, वो आप इन पब्लिक सेक्टर से ही पूरा कर सकते हो। आपको अलग अलग प्राइवेट कंपनियों की तरफ ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा। वर्ष 2019 में बीजेपी ने एक सबसे बड़ा वादा किया था, एक देश एक चुनाव, यानी विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराएंगे, लेकिन वो इस साल तो हो ही नहीं पा रहा है। इसके पीछे मैं बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी जी को गुनहगार या दोषी नहीं ठहराऊंगा। इसके पीछे सभी लोग दोषी हैं, जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, यानी विपक्षी सरकार ने विपक्षी लोग। इसके ऊपर एक कानून बनाने के लिए आपको सभी लोगों को संसद भवन में आना होगा और सहमति देना पड़ेगा। जब इसके ऊपर बात होती है तो विपक्षी संसद भवन छोड़ के भाग जाते हैं। तो बेचारे मोदी जी अकेले करे तो करे कैसे करे। आप कर सकते हैं, जिस तरह आपने धारा 370 हटाया था बिना विपक्षियों के मदद लिए, उसमें एक लूप होल खोज के, उसी तरह एक देश एक चुनाव एक विधान को भी आप लागू कर सकते हैं, बिल्कुल धारा 370 की तरह। उसी तरीके से एक देश एक चुनाव चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप इन 5 सालों में आपने नहीं किया। अब आप और 5 साल मांग रहे हैं इसके लिए। भला जनता कैसे भरोसा करे आपके ऊपर। मोदी सरकार की जो 5वीं विफलता है वो वादे के लिए नहीं है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए है। मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। पिछले 10 सालों में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो आपकी जो लाभकारी योजनाएं आई हैं इस देश में, पता कैसे चलेगा कि उसके लाभार्थी कितने हैं, कितने लोगों को जेन्युइनली उन योजनाओं का फायदा मिला है और कितने लोगों को उन योजनाओं का फायदा नहीं मिला है। और आप इंटरव्यू देते हैं लेकिन चुनावी वर्ष में, और जब भी आप संसद भवन, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ दीजिए, मोदी जी जब संसद भवन में आते हैं तो भी अपने ही सांसदों के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। जब भी आते हैं तो वो एक चुनावी भाषण की तरह भाषण दे देते हैं और चले जाते हैं। चाहे वो बजट सेशन हो, विंटर सेशन हो, कभी भी आपने अपने ही सांसदों के सवालों का जवाब दिया है? या फिर आपसे कोई सवाल कर सकता है संसद भवन में और उन सवालों का जवाब आप बड़े आराम से दे सकते हैं बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन आपने वो भी नहीं किया है। तो इस पर आपकी आलोचना होती रही है। हालांकि हम आपके परम भक्त हैं, परंतु जो चीजें नहीं हुई हैं उसको हम जरूर दिखाएं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।